ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लास? वालेकुम सलाम। यस मैम। वालेकुम सलाम। यस मैम। ओके, जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है टेक्स्ट बॉक्स में वो काइंडली अपनी नेम और आईडी मेंशन कर दें ताकि वो एज अटेंडेंस मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। 15 मेंबर्स आपकी टोटल स्ट्रेंथ क्या है? लेट मी चेक। there are 24 स्टूडेंट्स, जिसमें से 15 ने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट सेशन। हम मज़ीद वेट नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास डायोड बनते हैं, उनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, किस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और डोप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, हमारे पास कैसे एन टाइप मटेरियल बनता है, कैसे पी टाइप मटेरियल बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि भाई करंट फ्लो ऑफ करंट किस तरीके से होता है। हमने दो तरह के करंट्स पढ़े थे। हमने कहा था भाई एक हमारे पास होता है ड्रिफ्ट करंट और एक हमारे पास होता है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और ये सारे डिस्कशन हम कर चुके थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, दैट इज़ अबाउट बीजेटीज, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अच्छा, बीजेटीज सेमीकंडक्टर्स क्या थे? सेमीकंडक्टर वाज टू टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, हमने देखा था पहले हमने देखे कि एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखे कि जब हम एन टाइप और पी टाइप को मिला देते हैं तो हमारे पास पी एन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और फिर पी एन जंक्शन फॉर्म होता है तो हम कहते हैं कि भाई वो हमारा जो जब हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिला दें और उसके बीच में एक डिप्लेशन रीजन काउंट हो जाए, डिप्रेशन रीजन क्रिएट हो जाए, तो हमारे पास वो जो उसको कहते हैं फिर हम डायोड। और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि भाई वो फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स बाइस में नहीं करता। ठीक है, और उसका हमने देखा था कि वेरिएबल वोल्टेजेस भी होते हैं और वो वोल्टेज ड्रॉप भी जो है वो कितना होता है। वो वोल्टेज ड्रॉप हमने कहा था भाई सिलिकॉन की इसमें दैट इज 0.7। ठीक है, अच्छा, और हर मटेरियल के डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई हमने जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिलाया था तो हमारे पास पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ था। ठीक है, व्हाट अबाउट कि हम पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप को तीन उसमें मिलाएं। ठीक है, थ्री टर्मिनल डिवाइस बनाएं। ठीक है, तो आपके पास जो बीजेटीज होते हैं दैट आर बेसिकली थ्री टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, जिसमें आपके खाली पहले हम सिर्फ पी और एन को एक कंसंट्रेशन में कंबाइन कर रहे थे। अब हम दो एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल कंबाइन करते हैं, या हम दो पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल कंबाइन करते हैं, जिससे हम एनबीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी या पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, ये जो थ्री टर्मिनल जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं या डायोड्स जो होते हैं उसमें वो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी यूज़ होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डायोड से ज़्यादा हमारे पास जब हम थ्री टर्मिनल डिवाइस पे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, इन तीन टर्मिनल डिवाइस को हम एज एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, हम एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर एप्लीकेशंस जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
These devices can also be used as digital logic and memory circuits, ठीक है। तो हम इसको बहुत सारी जगह में जो है वो अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि हम दो टर्मिनल के वोल्टेजेस के थ्रू थर्ड टर्मिनल का करंट जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेस पे वोल्टेजेस देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एफई में पढ़ के आया हो इसलिए मैं इस तरह से डिस्कस कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं, हम बेस पे वोल्टेजेस देते हैं जिसके थ्रू हम कलेक्टर करंट या एमिटर करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने ये इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये बीजेटी जो है वो जो आपके बनना शुरू हुए, ये 1948 में जो है ये बनना शुरू है। बेल टेलीफोन लिबर्टीज ने इसको ड्राइव किया में इन्वेंट हुए, मतलब ये बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज थी जिसमें ये जो है वो इन्वेंट हुए और वहाँ से इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फिर इनको यूज़ किया गया, ठीक है। फिर बहुत लंबे अरसे तक जो है वो ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स तक ये बीजेटीज यूज़ होते रहे और कोई इनका कॉम्पिटिटर नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर मॉसफेट्स ड्राइव हुए, ठीक है। और फिर मॉसफेट्स की भी बहुत सारे अपने एडवांटेजेस है, जाहिर है। फिर मॉसफेट्स 1970s और 80s के बीच में जो है वो मॉसफेट जो है वो इन्वेंट होना स्टार्ट हुआ। फिर 2000 के बाद जो है वो 2009 के बाद मॉसफेट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने लगे, ठीक है। मॉसफेट्स के आने से ज़्यादा बीजेटीज की एप्लीकेशंस मतलब यार दोनों की अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मॉसफेट आने से जो है वो बीजेटी की अपनी जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंस कम हो गई। बीजेटी इटसेल्फ अभी भी बहुत सारी जगहों पे बहुत अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बहुत सारी जगहों पे बहुत डोमिनेंटली यूज हो रहा है। जैसे आपके ऑटोमोबाइल में ऑटोमोटिव्स में जो है वो बीजेटीज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम बीजेटीज को यूज़ करें, सही है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें स्टिल अभी भी बीजेटी सर्किट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। हम सबसे पहले इस इमेज को समझते हैं और फिर इससे यही सारी बातें इसमें मेंशन की हुई, ठीक है। हमने दो तरह के, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि हम दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में इसको 3 टर्मिनल डिवाइस बना सकते हैं। एक है कि हम NPN बना लें, मतलब N टाइप मटेरियल के बीच में हम P टाइप मटेरियल को एड कर लें, दैट इज NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो हमारे पास एन टाइप लेफ्ट हैंड साइड पे एन टाइप का टर्मिनल है उसको एमिटर कहा गया। जो हमारे पी टाइप का टर्मिनल है उसको बेस कहा गया। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे एन टाइप का टर्मिनल है उसको कलेक्टर कहा गया, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉर्डर रीजन बनता है जो आपने देखा था, डिप्लेशन रीजन जिससे हम बोल रहे थे, ठीक है। तो ये जो रीजन बनता है यहाँ पे जो लाइंस आ रही है, ठीक है, ये क्या होते हैं, जंक्शंस, इसको हम जंक्शंस भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, क्योंकि ये एमिटर और बेस, पहले वाले को हम क्या कह रहे हैं, पहले एन टाइप मटेरियल को एमिटर, पी टाइप मटेरियल को बेस और एन टाइप मटेरियल को कलेक्टर, ठीक है। तो ये एमिटर बेस कलेक्टर की अगर हम बात करें तो जो जंक्शन एमिटर और बेस के बीच में बन रहा होगा दैट इज एमिटर बेस जंक्शन, और जो जंक्शन बेस और कलेक्टर के बीच में बन रहा होगा दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है, एज शोन हियर, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीएनपी की बात करें तो हमारे पास पीएनपी में भी यही है कि हमारे पास एक एमिटर रीजन है, बीच में बेस रीजन है और साइड पे हमारे पास कलेक्टर रीजन है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ भी 3 टर्मिनल्स हैं, जो लेफ्ट पे है वो एमिटर है, सेंटर में बेस एंड राइट पे आपके कलेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके ट्रांजिस्टर की 3 टर्मिनल डिवाइसेस की, ठीक है। अच्छा जी,
ट्रांजिस्टर के तीन बीजेटीज की अगर हम बात करें तो बीजेटीज के तीन मोड्स होते हैं, ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं जिसपे बीजेटीज आपके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन मोड इज कट ऑफ रीजन, ठीक है, द सेकेंड मोड इज एक्टिव रीजन एंड द थर्ड मोड इज सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ज़्यादातर जिन एप्लीकेशन में आपके पास बीजेटीज यूज़ होते हैं, दैट इज इन एक्टिव रीजन, ठीक है। हम मोस्टली जो काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव रीजन में काम कर रहे होते हैं। कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन जो है वो स्विचिंग के लिए बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस डिज़ाइन होती हैं फॉर एप्लीकेशन और फॉर अदर पर्पसेस, तो वो एक्टिव रीजन के ही बीच में काम कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये एक्टिव रीजन है क्या। सही है, एक्टिव रीजन क्या है कि भाई हमने अब अपना एक NPN ट्रांजिस्टर लिया, सही है, और हमने उसको पावर अप किया, सही है। हमने क्या किया, हमने एमिटर और बेस के बीच में एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और हमने कलेक्टर और बेस के बीच में भी एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, जब ये बैटरी कनेक्ट होगी और ये पावर अप होगा तो होगा क्या, ज़ाहिर है जब वोल्टेजेस सप्लाई होंगे तो आपका सर्किट क्या होगा, एनर्जाइज होगा, ठीक है। जो इसके होल्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, एनर्जाइज होंगे। तो एक ब्लॉक से दूसरी ब्लॉक में मूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये आपको अगर ये एरो शो हो रहे हो, दिस वन, ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपके होल्स हैं वो कहाँ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रॉम P टाइप मटेरियल टू N टाइप मटेरियल वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंटरनली ये क्या करेंगे, जब आप करंट वोल्टेज सप्लाई देंगे तो जाहिर है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और मूव करने के नतीजे में उसके करंट जनरेट होगा, सही है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जब फ्री होल्स मिलेंगे, जाहिर है जब करंट प्रोवाइड करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स मिलेंगे तो वो फ्लो करेंगे और जिसके नतीजे में आपके पास करंट जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन देखें आप, ठीक है, तो क्या है कि आपके पास अगर मैं बेस जंक्शन की बात करूं, मैं इस जंक्शन की बात करूं, ठीक है, मैं अगर इस जंक्शन की बात करूं तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एमिटर करंट एंटर हो रहा है, सही है, और बेस करंट और कलेक्टर करंट यहाँ से लीव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बेस है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिटर करंट एंटर हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास बेस और कलेक्टर करंट जो है आपका लीव कर रहा है, सही है। अच्छा जी, अब यही डिस्क्रिप्शन इसमें लिखी हुई है, हम इसको एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। Two external voltage sources shown as batteries are used to establish the required bias condition for active mode operation, ठीक है। ये active mode operation के लिए हमने ये batteries कनेक्ट किया। The voltage VBE causes the P type base to higher in potential than N type emitter, ठीक है, thus forward bias the emitter base junction, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो आपके पास VBE जो बैटरी हमने लगाई हुई है, इस वाली बैटरी की बात हो रही है, ठीक है, VBE की, ये बैटरी क्या करेगी, ये कोशिश करेगी कि आपका P टाइप मटेरियल की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाए देन सॉरी P टाइप मटेरियल का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाए। देखो ये बैटरी का टर्मिनल्स देखो, ये क्या है, इसका पॉजिटिव साइड किससे कनेक्टेड है, आपके बेस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आपके पास जो P टाइप मटेरियल है उसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए देन N टाइप मटेरियल, दैट इज एमिटर, मतलब बेस का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए देन एमिटर, इसलिए ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है, क्योंकि बेस जो है वो आपके हायर कंसंट्रेशन पे, हायर पोटेंशियल पे है, और आपका एमिटर लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। जबकि VCB क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि N टाइप जो है वो
हायर पोटेंशियल पे आ जाए और पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे आ जाए, ठीक है। ये उल्टा काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, ठीक है, ये था एमिटर बेस्ड जंक्शन, ठीक है। एमिटर बेस्ड जंक्शन जो एमिटर और बेस के बीच में था, दैट इज एमिटर बेस्ड जंक्शन। ये क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बायस हो रहा था। और जो हमारे पास कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो क्या होता है, उसमें रिवर्स बायस होता है, ठीक है। तो ये इस दोनों की जब देखो, ये बैटरी अगर इसके हिसाब से देखो, बेस के हिसाब से, तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टर और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्टर, तो ये इसको चाह रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाए एमिटर बेस जंक्शन, और ये क्या चाह रहा है कि ये रिवर्स बायस हो जाए, ठीक है। तो एमिटर बेस जंक्शन के उससे देखें तो ये फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर बेस जंक्शन के थ्रू देखें तो ये रिवर्स बायस है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास ऑब्वियसली तीन तरह के करंट गुजर रहे होंगे। कोई ना कोई करंट हमारे पास एमीटर से गुजर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई करंट हमारे पास बेस से गुजर रहा है, और कोई ना कोई करंट जो है वो आपके कलेक्टर से गुजर रहा है, ठीक है। ये करंट इट सेल्फ डिपेंडेंट किस पे होंगे, ये करंट इट सेल्फ डिपेंडेंट होंगे उन होल्स पे और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो हमने क्या हमने जब सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि भाई जब कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो फ्री चार्जेस होते हैं तो वो फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी कि भाई वो डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है, कि आपके पास एमिटर करंट कितना होगा, कलेक्टर करंट कितना होगा और बेस करंट कितना होगा, ये एमिटर की और बेस की और कलेक्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है जी। अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। तो ये हमने जब हम सेमीकंडक्टर की कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये एक टर्म देखी थी। हमने कहा था भाई कि हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन होती है, ये कलेक्टर की है मीटर की, सही, ये जो कंसंट्रेशन होती है ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होती है, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है थर्मल वोल्टेजेस पे, ठीक है, कि जितने उसको थर्मल वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं उस पर ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो आपके पास फिर इस ये पूरी फिर डेरिवेशन हुई हुई है कि भाई किस तरह से हम आई बी और आई निकालते हैं, इसलिए मैं फिर अगेन हम इस पूरी डेरिवेशन को नहीं देखेंगे। हम फाइनल इक्वेशन को देखते हैं कि हमारे पास आई ई आई बी और आई सी किसके बराबर होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं कलेक्टर करंट की कि हमारे पास कलेक्टर करंट किसके बराबर होता है। कलेक्टर करंट आपका कौन सा करंट है जो आपके कलेक्टर में से पास हो रहा है, और वो किसके बराबर होगा, दैट इज आई सी इज इक्वल टू, ठीक है, आई एस। ये देखो यहाँ पे क्या बना है, मैं इसको हाईलाइट कैसे करूँ, एक मिनट, ओके, हेयर इट इज, ठीक है। आपका आई सी बराबर है आई एस ई की पावर वी बी ई डिवाइड बाई वी टी, ठीक है, जहाँ पे आपके पास आई एस क्या है, सैचुरेशन करंट है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको ये गिवन होगा अगर निकालना होगा। और वीबीई क्या है, जो आप बेस एमिटर के पे वोल्टेजेस दे रहे हो, दैट इज वीबीई, ठीक है। और आपका वीटी क्या है, आपका थर्मल वोल्टेजेस, सही है। उसके बाद अगर मैं बेस करंट की बात करूँ तो हम कहते हैं भाई बेस करंट आपके किसके बराबर होता है, बेस करंट आपके बराबर होता है आई सी डिवाइडेड बाय बीटा के, ठीक है। और ये बीटा क्या है, ये बीटा हम कहते हैं भाई, ये बीटा जो है हमारे पास वो ट्रांजिस्टर का पैरामीटर है, ठीक है। और इस बीटा को बेसिकली हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर करंट गेन, ठीक है। ये बेसिकली बीटा को हमने जो अब तक पढ़ता है वो होता क्या है, ये गेन होता है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कौन किस ट्रांजिस्टर किस कंसंट्रेशन में यूज हो रहा है। टिपिकली इस बीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ये 50 to 200 तक होती है, ठीक है, कि आपके पास इस बीटा की वैल्यू फ्रॉम 50 to
200 तक हो सकती है, सही। इस गेन की वैल्यू इन बिटवीन 50 टू 200 आपको गेन की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो आपके पास हम अगर आईसी की जगह, जैसे अभी मैंने देखा आई बी किसके बराबर है, आई सी डिवाइड बाई बीटा के, ठीक है। और अगर इस आई सी की जगह आई सी की वैल्यू रख दूँ, दैट इज आई एस इंटू ई की पावर वी बी डिवाइड बाई वी टी, तो आपके पास आई बी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई बी इज इक्वल टू आई एस डिवाइड बाई बीटा ई की पावर वी बी डिवाइड बाई वी टी, ठीक है। दैट इज योर बेस करंट। अजान हो रही है क्या? अजान हो रही है, कोई कंफर्म करो, मुझे लग रहा है यस मैम, हो रही है। हो रही है अजान। अच्छा, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, हम 5 मिनट वेट करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, इट्स डन, ठीक है। हम बात कर रहे थे बीटा की, कि हमारे पास बीटा किस तरीके से होता है। और ये बीटा हमने कहा कि भाई इसकी रेंज होती है 50 से 200 तक। और ये डिपेंडेंट किस चीज़ पे होती है, ये बीटा की वैल्यू जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। एक ये डिपेंडेंट होती है विड्थ की बेस पे, और बेस की विड्थ पे, कि आपके पास जो बेस रीजन है उसकी विड्थ क्या है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपके बेस और एमिटर रीजन की में जो है वो डोपिंग कितनी है, ठीक है। जो आपका बेस रीजन है, जो बेस पे आपका पी टाइप मटेरियल यूज हुआ है, ज़ाहिर है वो डोप मटेरियल है, ठीक है, उस पर डोपिंग हुई भी है। और जो एमिटर पे एन टाइप मटेरियल यूज हुआ है उस पर भी डोपिंग हुई भी है। तो ये बीटा उस डोपिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पास डोपिंग का रेशियो क्या है, और दूसरा है कि आपके पास बेस की विड्थ कितनी है, ठीक है।
अगर आप नोटिस करो तो आपके पास जो आपकी इमेज होती है, हमेशा नोटिस करो कि आपके पास एन टाइप की जो दोनों साइड पे एमिटर और कलेक्टर होते हैं, इसमें एन टाइप की विड्थ ज़्यादा होती है और पी टाइप छोटा होता है, ठीक है, इसका ब्लॉक छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी किसकी यूज़ की हुई है, एन टाइप की, एज कम्पेयर टू द पी टाइप। तो इसकी विड्थ पे, इस बेस की विड्थ पे जो है वो आपके पास एनपीएन के केस में बात करूँ, इस बेस की विड्थ पे आपके पास डिपेंड कर रहा है क्या चीज़, इस बीटा की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंडेंट है। एक तो इसकी डोपिंग पे कि एमिटर और बेस पे डोपिंग किस हिसाब से हुई है, और दूसरी बात इसकी विड्थ पे कि कितनी विड्थ हमने बेस रीजन की यूज की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि भाई हमने कलेक्टर करंट की इक्वेशन निकाली। हमने कहा भाई कलेक्टर करंट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू आई एस इंटू ई की पावर वी बी ई डिवाइड बाई वी टी, ठीक है। एंड आई एस इज द कंसंट्रेशन सैचुरेशन करंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई एमिटर की एमिटर करंट, बेस करंट हमने देखा कि किसके बराबर होता है। हमने कहा भाई बेस करंट आपके पास बराबर है किसके, आई सी डिवाइड बाई बीटा के। फिर बीटा हमने देखा कि बीटा क्या होता है, इसकी रेंज क्या हो सकती है, और फिर आई बी की सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाली, तो दैट इज इक्वल्स टू आई एस डिवाइड बाई बीटा इंटू की एक्सपोनेंशियल वी बी ई डिवाइड बाई वी टी, ठीक है। दैट इज योर बेस करंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड इज एमिटर करंट। अगर आप इस इमेज को नोटिस करो, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो आप अगर इस करंट की डायरेक्शन देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एमिटर करंट इस जंक्शन पे, ये जो बेस का जंक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एमिटर करंट एंटर हो रहा है और बेस करंट और कलेक्टर करंट लीव कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं बेस करंट और कलेक्टर करंट का जंक्शन पे क्या होता है, हम वोल्टेज डिवाइडर पढ़ते हैं, ठीक है, हम रेजिस्टर्स का वोल्टेज डिवाइडर पढ़ते हैं, तो हम कहते थे भाई अगर ये एक सप्लाई है, ठीक है, इसके साथ आपके पास इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ से लेट से यहाँ से आई गुजर रहा है, ठीक है, और ये आई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आई वन, क्योंकि ब्रांचेस हैं करंट डिवाइड होगा, और ये आई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आई वन और आई टू के, ठीक है। तो मेरे पास आई किसके बराबर हो जाएगा, मेरा आई, मुझे अगर आई फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई आई वन प्लस आई टू कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इस जंक्शन को नोटिस करूं तो यहाँ भी यही केस है। तो अगर मुझे आई ई फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई बी प्लस आई सी, ठीक है। तो हमारे पास जब हम आई बी और आई सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एमिटर करंट आ जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे देखो, यही काम यहाँ पे हुआ है, रूल लगा रहे हैं ना यहाँ पर। बिल्कुल केसीएल है, दिस इज सिंपल केसीएल ना, करंट डिवाइडर, ठीक है। हमने कहा कि भाई आई ई अगर फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आई सी और प्लस आई बी के, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया हुआ है, इक्वेशन 6.5 और 6.7, ओके, 6.5 इज दिस, 6.7 अच्छा, उनका भाई इक्वेशन 6.5 और 6.7 से अगर हम डेरिवेशन करें तो 6.5 पे आई बी की जगह 6.5 इज आई बी की वैल्यू, ठीक है, 6.5। अच्छा, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ड्राइव करके, नो नीड ऑफ डेरिवेशन, लेकिन चलो लेट्स ट्राई कि हम आई सी की जगह आई सी रखा और मैंने यहाँ पे आई बी की जगह क्या रख दिया, ऊपर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी 6.5, दैट इज आई बी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। आई बी की इक्वेशन हमने ऊपर पढ़ी, आई सी को ऐसे छोड़ दो, आई बी की हमने इक्वेशन अभी पढ़ी,
वो किसके बराबर है, आई बी बराबर होता है आई सी डिवाइडेड बाय बीटा के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आई सी कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू आई सी, और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा आई सी, और ये किसके बराबर है, आई ई के बराबर है, ठीक है। तो आई ई अगर हमें बीटा की और कलेक्टर करंट की वैल्यू पता है तो हमने इक्वेशन सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ आई सी और बीटा आई ई को कैलकुलेट कर दिया। अगेन इसमें फिर मजीद आई सी की वैल्यू पुट करना चाहो तो आपके पास आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई सी की वैल्यू क्या होती है, आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल वी बी अपॉन वी टी, ये हमने ऊपर पढ़ी अभी, ठीक है। तो ये आई किसके बराबर हो गया, आई बराबर हो गया बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल ई की पावर बी बी इंटू बी डिवाइड बाय बी टी। और फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हमने कहा है कि भाई हमारे पास आई सी किसके बराबर होता है, अल्फा आई ई के, और इस पूरी टर्म को हमने क्या कह दिया है, ये बीटा प्लस 1 बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, अल्फा किसके बराबर है, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके कह दिया है कि भाई ये अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी जाहिर बहुत सारी इक्वेशन है, तो ऑफ कोर्स इट्स कंफ्यूजिंग। तो हमारे पास 3 मेन इक्वेशन है जो आपको आप याद रखनी है अपने पास, आप नोट भी कर लें इसको। सबसे पहले हम 3 करंट्स निकाल लेते बेसिकली हम, ठीक है। सबसे पहले था आई सी, हमने कहा आई सी हमारे पास किसके बराबर है, आई सी बराबर था आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल वी बी ई डिवाइड बाय वी टी, ठीक है। ये आई बी था, उसके आई सी था, कलेक्टर करंट था, उसके बाद हमने बेस करंट की इक्वेशन देखी, हमने कहा भाई बेस करंट हमारे पास होता है आई सी डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है। या अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये बराबर हो जाएगा आई एस डिवाइडेड बाय बीटा एक्सपोनेंशियल वी बी ई, sorry for the writing, obviously I'm typing using mouse, तो ये इतना ही गंदा लिख सकती हूँ। और थर्ड इज एमिटर करंट जो कि हमारे पास किसके बराबर है, आई सी प्लस आई बी के, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये बराबर है बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा आई सी के। और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई कर दें, सही है, इससे अगर हम इन टर्म्स ऑफ बीटा आई सी है, दैट इज आई सी, ठीक है। और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें और इन टर्म्स ऑफ आई सी को भी इन टर्म्स ऑफ आई निकालना चाहें तो हमारे पास आई सी बराबर आ जाता है किसके, अल्फा आई ई के, जबकि अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 के, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा को उस तरफ ले गए तो इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन बन गई है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस इज 3 मेन इक्वेशंस जो आपने बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये अल्फा और बीटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अल्फा जो हमारे पास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने ट्रांजिस्टर का बीटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो देन अगर आप रिलेशनशिप के थ्रू निकालें तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू बीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू में ज़रा सा भी चेंज आता है, मतलब पॉइंट्स का भी चेंज आता है, तो बीटा की वैल्यू में बहुत वाज़े फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, कि हम
जब जब आपका ट्रांजिस्टर डिज़ाइन हो रहा हो तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज बहुत केयरफुली डिज़ाइन करनी पड़ती है। ऑब्वियसली ये आपको नहीं डिज़ाइन करनी, या आप तो जब भी यूज़ करते हो ट्रांजिस्टर तो आपके पास डेटा शीट गिवन होती है, क्योंकि वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड होता है और उससे आप डोपिंग और विथ वगैरह खुद तो डिसाइड कर नहीं रहे हो। तो आपको तो हमेशा अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ गिवन होती है कि भाई इस ट्रांजिस्टर के हिसाब से अल्फा और बीटा की क्या वैल्यूज़ है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली बताने का मकसद ये है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू एज यू कैन सी के एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर अल्फा की वैल्यू में ज़रा सा भी चेंज आता है तो बीटा की वैल्यू में बहुत वाज़े चेंज आने लगता है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इन दोनों को बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है कि आपके पास कोई भी जो है वो बहुत अनवांटेड वैल्यू ना हो, ठीक है। बीटा को हमने क्या कहा था कि बीटा को कहते हैं भाई कॉमन एमिटर करंट गेन, ठीक है, और अल्फा को कहा जाता है कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है। आपके पास बीटा जो होता है वो कॉमन एमिटर करंट गेन होता है, और आपका अल्फा जो होता है वो कॉमन बेस करंट गेन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा मतलब कहती हूँ और अभी भी कहूँगी, शायद आप जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें मालूम है कि हमेशा जब भी लेक्चर लिया करो ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है। आप अपने पास जैसे क्लास में आप अपने पास नोट्स बनाते रहते हो, इक्वेशंस लिखते रहते हो, तो अपने पास ये सारे इक्वेशंस लिखते रहा करो। ऑब्वियसली देखो मेरे पास यहाँ पे वाइट बोर्ड नहीं है, मेरे लिए ये लैपटॉप ही वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो मैं इस पे ही इक्वेशंस लिख के और जो बुक में इक्वेशंस होती हैं उसी को एक्सप्लेन करके और डेरिवेशंस करके आपको दिखा रही होंगी, ठीक है। इवन न्यूमेरिकल्स भी जो मैं सॉल्व करूँगी वो हो सकता है मैं कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके और वो आप उसकी इमेज पे वो इमेज के थ्रू समझा दूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप खाली देखते रहोगे तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, ये फॉर्मूलाज कभी भी आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ट्राई टू राइट इट डाउन अलोंग विद द लेक्चर, ठीक है। कि आप जैसे जैसे मैं जो चीज़ बोलती रहा करूँ ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। अभी आपको ये लग रहा है कि भाई हमारे पास तो लेक्चर है, मिस ने ये हाईलाइट किया हुआ, हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ऐसे नहीं है। जब आपके पास बल्क ऑफ लेक्चर हो जाएंगे, 40 लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये चीज़ें देखना और नोट डाउन करना मुश्किल हो जाती हैं। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप इसको और बुक में भी से भी देखो, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं बुक में से भी हर चीज़ नहीं पढ़ाऊंगी। अब मैंने आज चैप्टर 6 शुरू किया और मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर करके सिर्फ मेन बातें बताई हैं। अब आप लोग अगर खुद पढ़ने बैठोगे तो आप कहाँ से ढूंढते फिरोगे कि मिस ने क्या क्या बातें बताई थी। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ें मैं बोलती रहा करूँ और जो जो मैं लेक्चर में बताती रहा करूँ वो अपने पास लिखते रहा करो। ये इक्वेशंस हो गई या जो टर्मिनोलॉजीज हो गई या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं चीज़ों के, वो आप अपने पास राइट डाउन करते रहा करें, ताकि कल को जब आप एग्जाम्स के लिए या क्विज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पढ़ने बैठे तो आपको वो चीज़ें याद रहें और आप उस पर जो है वो उसे यूज़ कर पाए, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। मैम राना सर क्या रिपीट कर दूं बेटा? सॉरी मैंने आपका मैसेज अब देखा है। किस बात को रिपीट करने को बोला था आपने? क्लियर हो गया मैम। क्लियर हो गया? अच्छा जी क्लियर। ठीक है, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। ये सारी इक्वेशंस कहाँ से ड्राइव हुई? ऑब्वियसली ये सारी इक्वेशंस विद कंसंट्रेशन और थर्मल कॉम्बिनेशन से थर्मल वोल्टेजेस से ड्राइव हुई, ठीक है। तो ये इसकी पूरी डेरिवेशन ऑब्वियसली वेरी लेंथी तो मैंने नहीं करवाई, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ कि ये चीज़ें आईसी के होता है किसके बराबर है, ठीक है, और आई बी होता है किसके बराबर है, आई होता है किसके बराबर है, और ये काम किस तरीके से कर रहा है। आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो यू डोंट नीड टू डू द डेरिवेशन फॉर दिस, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। तो आपको इसकी यूज़ आना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये ड्राइव हुआ कैसे और
ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है, कि IB है क्या, बेसिकली बेस करंट है। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए। इसमें कोई इशू है तो पूछ लो। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आपको समझ में आनी चाहिए। जो सोर्सेज हमने कनेक्ट की हुई हैं वो किस, उसकी डायरेक्शन क्या है, सही है, वो आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, सही है, कि क्यों हम इसको फॉरवर्ड बाइस कह रहे हैं, ठीक है, क्यों हम इसको रिवर्स बाइस कह रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास होल्स की पी टाइप की कंसेंट्रेशन एन टाइप से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम कह रहे हैं फॉरवर्ड बाइस। और जहाँ पे क्योंकि ये VCB क्या कोशिश कर रहा है कि आपके पास एन टाइप की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए पी टाइप से, तो यहाँ पे ये रिवर्स बाइस है। तो ये इसके रिस्पेक्ट से ये फॉरवर्ड बाइस है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, एमिटर के रिस्पेक्ट से और कलेक्टर के रिस्पेक्ट से ये रिवर्स बाइस है। जब हमने ऊपर रीजन्स देखे थे, जब हमने ये भी यहाँ भी देखो लिखा हुआ था कि एमिटर बेस्ड एक्टिव रीजन में, देखो दिस इज द सेकंड लाइन, ठीक है, एक्टिव रीजन में एमिटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आपका क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है, ठीक है। अभी हम एक्टिव रीजन पढ़ रहे हैं, अभी हमने कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन नहीं पढ़ा, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई और ये जो सारी इक्वेशंस हमने निकाली दैट इज फॉर एक्टिव रीजन, सही है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई हमने अब देख लिया कि इंटरनली होता कैसे है आपका जो ट्रांजिस्टर है, वो इंटरनली किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई आपके पास जो ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन मोड और कट ऑफ रीजन, ठीक है, ये हम सैचुरेशन मोड और कट ऑफ रीजन, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूँगी, 4 मिनट रह गए हैं, उसमें ख़त्म तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके एक चीज़ देख लेते हैं हम आज, जो आसान सी है, जो भी हम 5 मिनट में कवर कर सकते हैं, दैट इज द सिंबल, ठीक है, कि हम ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सही है। NPN ट्रांजिस्टर को और PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, सही है। हम अभी तक वो P टाइप N टाइप इसमें देख रहे थे, ऑब्वियसली हम जब प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं तो हम उसमें नहीं देखते। तो ये हमारे पास दैट इज द सिंबल ऑफ योर ट्रांजिस्टर, कि आपके पास NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है, कि आपके पास ये एरो जो होता है ये एमिटर की तरफ होता है, ठीक है, एरो की डायरेक्शन जो होती है वो एमिटर की तरफ होती है, और PNP में एरो की डायरेक्शन जो होती है वो किस में होती है, बेस की तरफ होती है। मतलब इसमें टूवर्ड्स द एमिटर होती है NPN में, और इसमें अवे फ्रॉम द एमिटर होती है, ठीक है। तो आप इस एरो की डायरेक्शन से पहचानते हो कि आइदर दिस इज PNP टाइप और NPN टाइप, ठीक है। उसके बाद वही एक्टिव रीजन में देखो यहाँ पे बैटरीज कनेक्ट की हुई है, तो आपके पास VCB वही जो आप ऊपर देख रहे थे वो किसके बीच में कनेक्टेड था, आपके बेस और कलेक्टर के। यहाँ भी देखो ये बेस और कलेक्टर के बीच में आपके पास VCB कनेक्टेड है, और VBE किसके बीच में कनेक्टेड था, बेस और एमिटर के बीच में। तो यहाँ भी आपके पास बेस और एमिटर के बीच में VBE वोल्टेज बेस टू एमिटर सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। IB कौन सा करंट था, जो बेस के अंदर जा रहा था, ठीक है, और वो क्या हो रहा था, IB डिवाइड हो रहा था किसमें, IC और IE में। एग्जैक्टली यहाँ भी हो रहा है, IB डिवाइड हो रहा है किसमें, IC और IE में, ठीक है। NPN के लिए ऑब्वियसली केस अलग होता है, वहाँ पे आपके पास रिवर्स डायरेक्शन आ जाती है, वहाँ पे VBE नहीं रहता, VEB हो जाता है, ठीक है, और मतलब उल्टा हो जाता है, पहले बेस टू एमिटर था, एमिटर टू बेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहले कलेक्टर टू बेस था, ठीक है, NPN के केस में, तो PNP के केस में बेस टू कलेक्टर हो जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा या कोई भी सर्किट आपके पास दिया हुआ होगा, तो उसके लिए हमेशा आपको बताया जाएगा कि आप के पास जो ट्रांजिस्टर गिवन है वो NPN ट्रांजिस्टर है या वो PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ी दैट वाज फॉर NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर के लिहाज से इक्वेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला
ये सारी बातें क्लियर हैं सबको? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी पूछ लो, कुछ समझ नहीं आया तो। मैं अगेन कह रही हूँ, ये सारी चीजें अपने पास लिखो, अपने पास इक्वेशंस लिखो तो वो मजीद क्लियर होंगी, ठीक है? कोई इशू है तो कोई पूछ लो। नहीं मैम, इफ देयर इज नो इशू तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है? और फिर हम एक दो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कि हम फॉर्मूलाज को यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह ताला। सॉरी, क्या कौन बोला? मुझे आवाज नहीं आई बेटा। मैम वो जो डायग्राम थी आपने दिखाई वो एनपीएन की है, तो वही डायग्राम पीएनपी की भी है कि नहीं है? नहीं, वो दैट इज नॉट फॉर पीएनपी। इसमें जो जितनी करंट डायरेक्शंस हैं, ये जितने फॉर्मूलाज हैं, ये एनपीएन के हिसाब से ड्राइव हुए हैं, ठीक है? दिस इज फॉर एनपीएन। ऑब्वियसली पीएनपी के केस में ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है? तो ये एनपीएन का केस है, दैट इज नॉट फॉर पीएनपी, ठीक है? या पीएनपी होगा तो मैं आपको बताऊंगी भाई पीएनपी में क्या डिफरेंस आया इक्वेशंस में, ठीक है? मिस, जी, ये अगर पीएनपी अगर होगा तो ये सारी इक्वेशंस जो है रिवर्स होंगी, अगर बेसिक इक्वेशंस जो है वो तो सेम ही होंगी ना दोनों में? बेसिक इक्वेशन सेम रहेंगी, लेकिन उसमें करंट की डायरेक्शंस का डिफरेंस आ जाता है ना, माइनस साइन आने लगता है हमारे पास, ओके, ठीक है? सही। चलो हम फिर इसकी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोगों के पास मजीद क्लियर हो जाएगा फिलहाल, ठीक है? जिसने बच्चे ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है, काइंडली वो मैसेज में अपनी अटेंडेंस लिख दो अगर नहीं की है तो, वरना फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं वेडनेसडे को। जब तक फी अमान अल्लाह।